हेलो एंड वेलकम एवरीवन। ऑनलाइन सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर आप सबको खुश आमदीद। आई एम अदनान सुहेल। मैं एक लर्निंग और करियर एडवाइजर और सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर हूं। ग्लैड टू शेयर विद यू कि हमारे इस ऑनलाइन प्रोग्राम को अब तक पाकिस्तान के 197 सिटीज से 2000 से ज्यादा लोग ज्वाइन कर चुके हैं और 400 से ज्यादा लोग इसको कंप्लीट करके अपना सर्टिफिकेट हासिल कर चुके हैं। अगली आपकी बारी है। एक बुनियादी सवाल है कि सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं। सॉफ्ट स्किल्स आर बिहेवियरल स्किल्स, दीज आर पीपल स्किल्स, दीज आर ह्यूमन स्किल्स। ये हैबिट्स होती हैं, ये आदत होती हैं। जब भी आप किसी के साथ मिलते हैं, पर्सनल लाइफ के अंदर या प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, आप कितने अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, बिजनेसमैन हैं, अकाउंटेंट हैं, सेल्स पर्सन हैं, आईटी प्रोफेशनल हैं, ये बाद में पता चलता है। सबसे पहले जो चीज नोटिस होती है वो है आपकी सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स मींस कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग, कितना अच्छा आपका कॉन्फिडेंस है, टीम वर्क, इमोशनल इंटेलिजेंस, डिसीजन मेकिंग। दीज आर जस्ट टू नेम फ्यू। इसकी एक लंबी लिस्ट है, शायद 100 के करीब सॉफ्ट स्किल्स हों। हम अपने प्रोग्राम के अंदर कवर करेंगे वो की सॉफ्ट स्किल्स जो कि आपकी पर्सनैलिटी को आज से ही बेहतर बना देंगे। सॉफ्ट स्किल्स की बेइंतहा अहमियत है, पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी। ये आपको ज्यादा लाइकेबल बनाती हैं। लोग आपसे मिलना पसंद करेंगे, आपके पास बैठना पसंद करेंगे, आपसे बात करना पसंद करेंगे। इट मेक्स यू मोर एम्प्लॉयबल। आपको जॉब्स मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे। इट इंक्रीजेस योर चांसेस ऑफ ग्रोथ। जॉब के ऊपर आपकी ग्रोथ के अंदर आपकी सॉफ्ट स्किल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। समटाइम यूनिवर्सिटी डिग्री से भी ज्यादा सॉफ्ट स्किल्स को इंपॉर्टेंस दी जाती है वर्क प्लेस के ऊपर। 95% रिक्रूटर्स का कहना है कि जब भी वो हायरिंग करते हैं तो लोगों के अंदर उनकी सॉफ्ट स्किल्स को वो सबसे पहले नोटिस करते हैं। सो यू शुड बी रेडी फॉर दैट। आपने इसको लाइक करना है और दूसरों के साथ इसको शेयर करना है। सो लेट्स स्टार्ट। आज के सेशन के अंदर हम सीखेंगे प्रेजेंटेशन स्किल्स। एक मोस्ट रीसेंट सर्वे के मुताबिक जो कि फोर्ब्स मैगजीन और प्रेजी सॉफ्टवेयर ने कंडक्ट किया है, 70% लोगों का कहना है कि प्रेजेंटेशन स्किल्स जो है करियर के अंदर कामयाब होने के लिए क्रिटिकल है। प्रेजेंटेशन होती क्या है? एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन जो होती है, दैट्स 38% ऑफ योर वॉइस, 55% ऑफ योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और सिर्फ 7% इसमें कंटेंट होता है। अक्सर आपने लोगों को देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं कंटेंट बनाने के ऊपर, लेकिन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के लिए आपको 55% आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर कोई फैक्ट्स या कोई फिगर्स या कोई नंबर्स ऐड कर देते हैं तो उसका असर देखने वालों के ऊपर और सुनने वालों के ऊपर 20% ज़्यादा हो जाता है। रिटेंशन रेट 20% इंक्रीज कर जाता है। इट मीन्स कि लोग शुरू से लेकर आखिर तक आपकी प्रेजेंटेशन को देखते हैं। सेल्स प्रोफेशनल के लिए प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत ही ज़्यादा वाइटल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्स के लोगों के लिए प्रेजेंटेशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें मैक्सिमम टाइम उनको सुनना होता है। 65% of the time they should listen and 35% of the time उनको बात करनी चाहिए। अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर कोई जोक्स या कोई ह्यूमर ऐड करते हैं, कोई स्टोरी ऐड करते हैं, या जब आप बात कर रहे होते हैं तो आप अपनी ऑडियंस के करीब जाएं, तो उससे आप उनकी अटेंशन और उनका इंटरेस्ट जो है उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। यकीनन तमाम नॉलेज वर्कर, सेल्स प्रोफेशनल, बिजनेस ओनर, एजुकेटर्स, टीचर्स, एक जो इंपॉर्टेंट स्किल इन सब के लिए है वो है प्रेजेंटेशन स्किल्स। अब प्रेजेंटेशन स्किल्स का मतलब है अबिलिटी टू डिजाइन एंड डिलीवर अ कंपेलिंग मैसेज। एक अच्छा मैसेज आप उसको डिजाइन करें और उसको आप डिलीवर करें। दैट इज योर प्रेजेंटेशन स्किल्स, राइट? वेदर यू आर अ बिजनेसमैन एंड यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट योर बिजनेस, आप अपनी सर्विसेज की बात करना चाहते हैं, आप एक सेल्स पर्सन हैं और आप अपनी प्रोडक्ट की बात करना चाहते हैं, या आप कोई बड़ा आइडिया, बिग आइडिया पिच करना चाहते हैं लोगों को ताकि लोग आपकी बात को सुनें,
डेफिनेटली प्रेजेंटेशन स्किल्स इन तमाम सूरत हाल के अंदर एक ऐसी स्किल है जो कि आपको दूसरों से मुमताज करती है या आपको दूसरों से बेहतर करती है. सो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्रेजेंटेशन स्किल्स. बाय एंड ऑफ टुडेज दिस सेशन आप 3 चीजें यहां सर सीख कर उठेंगे. नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग सिनेरियो एंड प्लानिंग. प्लानिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ओवरऑल जब आपने प्रेजेंटेशन डिजाइन करनी है, सिनेरियो क्या है, रीजन क्या है, क्यों आप डिजाइन करना चाहते हैं और फिर उसको कैसे आप प्लान करते हैं, दिस इज नंबर 1 वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग. दूसरी चीज जो आप सीख कर यहां से उठेंगे वो है हाउ टू डिजाइन द प्रेजेंटेशन. कुछ लोगों को आइडिया तो शायद अच्छा मिल जाता है, बट स्टिल हाउ टू डिजाइन ताकि आपकी ऑडियंस उसको देख सके, आपकी ऑडियंस उसको सुन सके. दैट्स द नंबर 2 थिंग. एंड लास्ट बट वेरी मच इंपॉर्टेंट, नॉट द लीस्ट, दैट इज डिलीवरिंग प्रेजेंटेशन. क्या फायदा ऐसी प्रेजेंटेशन बनाने का जो आपने बड़ी खूबसूरत बना ली है लेकिन आप उसको डिलीवर नहीं कर पाते या आपको उसको डिलीवर करना नहीं आता. सो स्टे विथ मी. आज के सेशन के अंदर ये 3 चीजें यहां से आप सीख कर उठेंगे. नंबर 1 थिंग विच इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग सिनेरियो एंड प्लानिंग. कहा जाता है कि अगर आपके पास कोई भी टाइम हो, लेट्स से कि आपके पास 100 घंटे हैं कोई काम करने के लिए, तो उस काम को करने के लिए तकरीबन 60% प्लस टाइम जो है वो आपको प्लानिंग के ऊपर लगाना चाहिए. जितनी आप अच्छी प्लानिंग करेंगे उतना ही अच्छा आप उस चीज को डिलीवर कर सकेंगे, उतना ही अच्छा उस चीज का इंपैक्ट आएगा. सो जब हम प्रेजेंटेशन स्किल्स की बात करते हैं तो उसके अंदर नंबर 1 थिंग जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है प्लान करना. और प्लान करने से टोटल जब आप प्लानिंग की बात करते हैं उसके अंदर एक जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है रीजन, वो है सिचुएशन, वो है व्हाट इन इट फॉर मी. आपकी ऑडियंस का पेन पॉइंट क्या है, आप क्यों प्रेजेंटेशन डिजाइन कर रहे हैं, आप उस प्रेजेंटेशन के आखिर पे क्या हासिल करना चाहते हैं. क्या आपने सिर्फ लोगों को कोई इंफॉर्मेशन देनी है, नॉलेज देना है, आपने अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताना है या अपनी सर्विसेज के बारे में बताना है, या आप लोगों को बाय एंड ऑफ द सेशन चाहते हैं कि वो आपसे आपकी प्रोडक्ट या आपकी सर्विसेज जो हैं उनको वो आपसे खरीदें, या आप चाहते हैं कि लोग कोई एक्शन लें, या आप सिर्फ और सिर्फ लोगों को ये चाहते हैं कि वो बात आपकी सुने और वाह वाह करके वहां से उठ जाएं. सो नंबर 1 थिंग इज जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन डिजाइन करने लगे हैं तो इंपॉर्टेंट चीज जिस चीज को आपने देखना है वो है कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, आप उसमें से क्या मकसद हासिल करना चाहते हैं. आपका मकसद है प्रेजेंटेशन देना, बट यू शुड बी क्लियर कि उसके आखिर के ऊपर आपको क्या मिले. इसी तरीके से आपकी ऑडियंस जो आपके सामने आकर लोग बैठेंगे वो आपकी बात को क्यों सुने, वो आपके सामने 1 घंटा 2 घंटे 5 घंटे या बार बार अगर वो आपके पास आते हैं तो उनके लिए उसमें कौन सी ऐसी चीज है जो कि उनको फायदा दे रही है. सो वेरी मच इंपॉर्टेंट वो है रीजन को अंडरस्टैंड करना. सेकंड थिंग, अपनी ऑडियंस जिन लोगों के सामने आपने प्रेजेंट करना है उनका नॉलेज का आइडिया होना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी ऑडियंस जिस टॉपिक के ऊपर आप प्रेजेंटेशन देने लगे हैं उसको पहले ही कुछ हद तक जानते हैं, कुछ हद तक उसके साथ फेमिलियर हैं, तो आपके लिए बात करना और बात को समझाना इजी होगा. बनिस्बत अगर आपकी ऑडियंस बिल्कुल उसके ऊपर ब्लैंक है तो डेफिनेटली वहां पे आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. सो व्हेन यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आपकी ऑडियंस का नॉलेज या उनका बैकग्राउंड क्या है, उस बैकग्राउंड के अंदर आप उनको देखें कि वो कौन है, उनका एज ग्रुप क्या है, उनकी एजुकेशन क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, और जो टॉपिक आप डिलीवर करने लगे इस टॉपिक से उनकी रेलेवेंसी कितनी है. अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं या कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं और आप अपनी मैनेजमेंट के सामने, अपने टीचर्स के सामने आपने प्रेजेंटेशन देनी है तो देखें कि हॉल में कौन कौन आपके सामने बैठ के आपकी प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं. अगर आप एक सेल्स पर्सन हैं और आपने अपने कस्टमर के सामने प्रेजेंटेशन देनी है तो जस्ट आस्क दोज पीपल कि कौन कौन मेरी प्रेजेंटेशन को उस दिन सुनेगा. इसी तरीके से जब आप जॉब हासिल करने के लिए जाते हैं और आप कोई डिमॉन्स्ट्रेशन देते हैं, आप कोई प्रेजेंटेशन देते हैं, तब भी आपको ये जरूर जान लेना चाहिए इन एडवांस कि आपकी प्रेजेंटेशन देखने वाले, सुनने वाले लोग कौन से होंगे. ओके, अब यहाँ पे आपके पास 2 सिचुएशंस हैं. अगर तो टॉपिक जो है वो अनफेमिलियर है, आपकी ऑडियंस उस टॉपिक को बिल्कुल नहीं जानती है, तो फिर आपने उस टॉपिक को, अपनी बात को एक्सप्लेन करना है इन डेप्थ ताकि लोग उसको आसान जुबान में, आसान लफ्जों के अंदर समझ सकें.
दूसरी चीज, आपने अपनी बात को उनकी नीड के साथ, उनकी जरूरत के साथ, उनके पेन पॉइंट के साथ, या जिस वजह से वो बैठे आपकी प्रेजेंटेशन देख रहे हैं उसके साथ आपने रिलेट करना है कि मैं जो ये कह रहा हूं ये आपकी बात या आपकी जो प्रॉब्लम है उसके साथ ये चीज ऐसे रिलेट होती है। तीसरी चीज, कोशिश करें कि जब टॉपिक अनफेमिलियर हो आपकी ऑडियंस के लिए तो उसमें एक्रोनिम और उसमें एब्रीवेशंस जो होती हैं या उसमें कोई एक्सप्रेशंस होती हैं, उसमें कुछ स्लैंग्स अल्फाज होते हैं, उसको आप कम से कम इस्तेमाल करें। बेस्ट इज कि उसको आप अवॉइड करें। दूसरी साइड पे अगर आपका टॉपिक जो है वो आपकी ऑडियंस के लिए फेमिलियर है, दे पीपल नो अबाउट इट, तो उस वक्त आप क्या करेंगे कि फिर उस टॉपिक से रिलेटेड थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज जो है आप इस्तेमाल करें ताकि आपकी ऑडियंस जो है वो आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट दे और वो उस चीज़ को रिलेट कर सके जो नॉलेज उनके पास ऑलरेडी है। नंबर वन थिंग। दूसरी चीज़, फिर आप वहाँ पे उनके साथ कोई कंपैरिजंस कर सकते हैं कि पहले आपने जो चीज़ सीखी हुई है ऐसी है, अब मैं जो आपको बता रहा हूं उसका आपको फायदा ऐसे होगा। और तीसरी चीज, जब टॉपिक फेमिलियर होता है तो अपनी ऑडियंस में से आप देखें कि कुछ लोग जो हैं उनको आप इन्वॉल्व करें अपनी डिस्कशन के अंदर, उनसे कोई सवाल पूछें, उनका कोई एक्सपीरियंस पूछें। क्लैरिफाइंग जब क्वेश्चंस आप पूछते हैं तो उसका फायदा आपको ये होता है कि आपकी बाकी ऑडियंस जो है उसको भी उसका जवाब मिल जाता है। सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, जब आप बैकग्राउंड अंडरस्टैंड कर रहे हों तो आप पूछ लें जहां पे आपने प्रेजेंटेशन देनी है कि मेरी प्रेजेंटेशन को कौन कौन देखेगा, कौन कौन सुनेगा और उनका बैकग्राउंड क्या है। हो सकता है कल को आप एक टीचर, एक आप प्रेजेंटर और आप कोई एक एक्सपर्ट बन जाए और आपको लोगों के सामने बार बार जाके प्रेजेंट करना है, तो उस सिचुएशन के अंदर भी अगर आपको पता हो आपकी ऑडियंस का, जैसा कि जब भी हम अपने कोई कोर्सेज रन करते हैं तो उन कोर्सेज में हम रजिस्ट्रेशन के टाइम के ऊपर लोगों को पूछते हैं कि व्हाट इज योर बैकग्राउंड। आप एक टीचर हैं, आप कोई स्टूडेंट हैं, आप कोई प्रोफेशनल हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ चुके हैं, आपकी एज कितनी है, आप करियर में किस स्टेज के ऊपर हैं, आप कौन सी जॉब करते हैं। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड कि हमारा जो लेक्चर है वो फिर उस हिसाब से हम उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर पाते हैं। सो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ योर ऑडियंस। ये थी पहली चीज। दूसरी चीज है, अब आपकी ऑडियंस आपकी बात को क्यों आकर सुने, वाई। तो उसके लिए एक लफ्ज, एक टर्म यूज होती है जिसको कहते हैं कि व्हाट इन इट फॉर मी, WIFM, व्हाट इन इट फॉर मी, कि वो लोगों को क्यों आपकी बात सुनने के अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई भी शख्स बुलाए कि जी मेरी बात सुने, तो आप उसकी बात को 1 घंटे के लिए क्यों जाकर सुनेंगे। आप इस सेशन को यहां पर बैठे हुए देख रहे हैं, आप क्यों इस सेशन को देख रहे हैं, आप इसको क्यों अटेंड कर रहे हैं। डेफिनेटली देयर आर रीजन दैट यू वांट टू लर्न समथिंग, यू वांट टू इंप्रूव योर प्रेजेंटेशन स्किल्स। इसी तरीके से अपनी ऑडियंस जो है उसकी बात कि व्हाट इन इट फॉर मी, कि ऑडियंस का पेन पॉइंट आप अंडरस्टैंड करें कि वो क्यों आपकी बात को सुने, उसमें उनका क्या फायदा है। बिलीव मी, नो वन इज गोइंग टू लिसन यू जब आप सिर्फ अपने फायदे की, मैं, मेरा, हमारा, मेरी बात, मुझे ये होगा, मेरी बात सुन लें, अगर आप ऐसे करेंगे तो कोई भी आपकी बात जो है उसको नहीं सुनेगा। When people will listen, जब आप बात करेंगे और अगले की बात करेंगे, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि मेरे सेशन से आप ये चीज सीखेंगे, मेरे सेशन से आपको ये फायदा होगा, ये आपकी लाइफ में ये फायदा देगा, ये आपके करियर में ये फायदा देगा। सो इट मीन्स व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट योर पेन पॉइंट, कि जो आपका पेन पॉइंट है, जो आपकी जरूरत है, जो आपकी नीड है, तो ये चीज आपने भी अंडरस्टैंड कर लेनी है। इसी तरीके से जब ऑडियंस आपकी सेशन में एंटर होती है या आती है तो उससे पहले अगर आप ऑडियंस से पूछ लें कि व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस, आज के सेशन से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि बाय एंड ऑफ द सेशन आप यहां से क्या लेकर जाएं, क्या सीख कर जाएं, क्या सुन कर जाएं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको पहले आइडिया मिल जाता है कि आपकी ऑडियंस क्या चाहती है। व्हेन वी रन आवर वेबिनार्स, आवर ट्रेनिंग सेशंस, तो उसमें हम लोगों को रजिस्ट्रेशन के टाइम के ऊपर पूछते हैं कि व्हाट इज द रीजन टू अटेंड दिस ट्रेनिंग। उससे फिर लोग एक्सप्रेस करते हैं, लोग बताते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए। सो सेम इज विद यू, व्हेन यू आर डिजाइनिंग योर प्रेजेंटेशन, तो थोड़ा सा प्लानिंग फेज के अंदर आपने होमवर्क करना है, आपने जानना है कि ऑडियंस कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है और वो क्या एक्सपेक्टेशंस लेकर आ रहे हैं। जब ये एक्सपेक्टेशन का पार्ट क्लियर हो जाएगा
تب آپ پھر اس ایکسپیکٹیشن کے اوپر ہی بات کریں گے, اس کو پھر آپ ریلیٹ کریں گے, اینڈ یو ول ٹاک اباؤٹ دا آڈینس واٹ ان اٹ فار می. آپ ان کے پین پوائنٹ کی بات کریں گے تو لوگ زیادہ اٹینٹیو ہو کے آپ کی بات کو سنیں گے. تو جب آپ ڈیزائن کر رہے ہیں اپنی پریزنٹیشن تو اس وقت آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا لے کر جا رہے ہیں اور آپ کی آڈینس آپ سے کیا سننا چاہ رہی ہے, سو دیٹ یو کین میک یور ایگزامپلز اینڈ تھنگس ریلیٹڈ ٹو دیٹ. تیسری چیز آپ کے پاس ہے, نو دا کمیونیکیشن اسٹائل آف یور آڈینس. کمیونیکیشن کا مطلب ہے کہ بات کرنا, کمیونیکیٹ کرنا, اس میں سننا بھی آتا ہے, اس میں بولنا بھی آتا ہے, اور اس میں نان وربل کمیونیکیشن جو کلوز ہوتے ہیں, جو باڈی لینگویج ہے, جو فیشل ایکسپریشنز ہیں, یہ بھی اس کے اندر آتے ہیں. تو اپنی آڈینس کے سامنے جانے سے پہلے آپ کو ضرور اس حد تک آئیڈیا ہونا چاہیے کہ آپ کی آڈینس کے بیک گراؤنڈ جو ہے اس میں ان کا پریفرڈ کمیونیکیشن سٹائل کیا ہے. اب فار ایگزامپل, اگر آپ نے ایک پریزنٹیشن دینی ہے اپنے کولیگز کے سامنے اپنے کالج یا یونیورسٹی کے اندر, تو شاید آپ لمبی بات کر سکتے ہیں, ڈیٹیلڈ کر سکتے ہیں. بٹ جب آپ اپنے ایگزام کے فائنل پریزنٹیشن آپ نے دینی ہے جس میں آپ کو صرف 10 منٹ دیے جاتے ہیں, then you have to be specific. آرگنائزیشن کے اندر اگر آپ اپنے کولیگز کو کوئی پریزنٹیشن دینی ہے, کوئی رپورٹ آپ نے پریزنٹ کرنی ہے, تو پھر آپ کیا ہے کہ لمبی بات کر سکتے ہیں. بٹ اگر آپ نے اپنے ڈائریکٹر یا CEO کے سامنے بات کرنی ہے, اس کو آپ نے کوئی پریزنٹیشن دینی ہے, تو پھر ڈیفینیٹلی وہاں پر آپ کیا کریں گے, آپ اپنی بات کو مختصر رکھیں گے, کمپریہنسو اس کو رکھیں گے. سو دیر آر ٹو ٹائپ آف آڈینس. ون who prefer forest. Forest کا مطلب ہے کہ they want to understand more details, زیادہ. And other people who talk about the tree. یہ forest versus tree کی ایک اپروچ ہوتی ہے. forest کے بات کو پھیلا کے لمبا کر کے بتایا جائے, اور tree کا مطلب ہے کہ بات کو مختصر کر کے to the point ان کو بتایا جائے. دوسری چیز, کیا آپ کی آڈینس فارمل سٹائل کو پسند کرتی ہیں یا نان فارمل کو, رائٹ؟ اب فارمل کے اندر آ جاتا ہے کہ آپ کی زبان, آپ کی کمیونیکیشن, آپ کی باڈی لینگویج, آپ کے الفاظ کا چناؤ یہ بڑا ہی پروفیشنل ہونا چاہیے. ناٹ فارمل کے اندر آ جاتا ہے کہ آپ تھوڑا سا اس میں کیجول ہو سکتے ہیں, آپ کوئی جوکس بتا سکتے ہیں. سو آئی ول گو بیک ٹو دا ایگزامپل کہ اگر آپ نے اپنے باس کو چیز کو پریزنٹ کرنی ہے تو آپ اس میں کوئی جوکس نہیں کر سکتے ہیں. بٹ اگر آپ اپنے کولیگز کے ساتھ بات کر رہے ہیں, کوئی چیز پریزنٹ کر رہے ہیں, تو تھوڑا سا انوائرمنٹ کو لائٹ کرنے کے لیے, تھوڑا سا اس کو ہلکا پھلکا کرنے کے لیے آپ اس میں کوئی جوک اس کو بتا سکتے ہیں. سو امپورٹنٹ تھنگ کہ کمیونیکیشن کا سٹائل وہاں پہ کیا ہونا چاہیے, رائٹ؟ ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے یہاں پہ کہ انٹرپشن اور ناٹ انٹرپشن, کہ جب آپ بات کر رہے ہوں گے, جب آپ پریزنٹیشن دے رہے ہوں گے, جیسا کہ اگر آپ میں سے کسی نے ٹیڈیکس کی پریزنٹیشن کو دیکھا ہو, تو ٹیڈیکس کی پریزنٹیشن 15 to 20 منٹس کی ہوتی ہے. اس میں اسپیکر آتا ہے, لوگوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, 15 منٹ وہ بولتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے, اس کو کوئی انٹرپٹ نہیں کرتا. اسی طریقے سے جب ہم دوسری سائڈ پہ دیکھتے ہیں کہ ایک اسکول کے اندر, ایک کالج میں ایک ٹیچر یا پروفیسر جب وہ کلاس میں آتا ہے اور وہ پریزنٹیشن دیتا ہے, تو اس وقت لوگ اس سے پھر سوال بھی پوچھتے ہیں, لوگ اس کو روکتے بھی ہیں. وہ لوگوں کی بات سننے کے لیے ایک لمحہ توقف کرتا ہے, بات سنتا ہے, جواب دیتا ہے, اور پھر وہ آگے چلتا ہے. So when you are designing presentation, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پریزنٹیشن میں انٹرپشن ہوگی یا انٹرپشن نہیں ہوگی. ایک اور امپورٹنٹ چیز وہ ہے فیکٹس ورسز ایموشنز, کہ آپ کی آڈینس جو ہے وہ زیادہ کس چیز سے قائل ہوتی ہے. فار ایگزامپل, اگر ہم UK, USA, آسٹریلیا, کینیڈا کی بات کریں تو وہاں پہ آڈینس جو ہے they want to listen about the fact and figures. اگر ہم مڈل ایسٹ, ایشیا, ساؤتھ یورپ اور ساؤتھ امریکہ کی بات کریں تو یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ سٹوری کو, جس میں ایموشنز ہوتے ہیں, رائٹ, ایک پورے کا پوری وہ ایک سٹوری بنتی ہے, کہانی کی یہاں سے چیز شروع ہوئی, یہاں پہ گئی, درمیان میں یہ والی پرابلمز آئیں. they love listening the stories, including پاکستان, انڈیا کے اندر بھی people love listening stories. تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی پریزنٹیشن کہاں پر جا کر دینا چاہتے ہیں. اس حساب سے اس میں کچھ اپنی ایگزامپلس, اپنا انٹروڈکشن جو ہے پریزنٹیشن کا, جو بگننگ ہے, جو اوپننگ ہے, وہ اس حساب سے آپ ایڈجسٹ کریں. ونس اگین آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹریس آن دس تھنگ کہ کسی بھی پارٹ آف دا ورلڈ کے اندر آپ ہوں تو پلیز ڈو ناٹ یوز ایکرونیم, ایبریویشن, ایڈیمز اینڈ ایکسپریشنز جو کہ آپ کے لیے شاید ایزی ٹو سے ہو, بٹ کامن جو لوگ آپ کے سامنے بیٹھے سن رہے ہیں ان کے لیے وہ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ
नहीं होगी। नेक्स्ट थिंग इज इन द प्लानिंग पार्ट, दैट्स बिल्ड क्रेडिबिलिटी। लोग आपकी बात क्यों सुनने के लिए आए? अगर आप किसी को कहें कि जी आए मेरी बात को सुने, तो शायद आपकी बात कोई भी कम आपके ऊपर लोग ट्रस्ट करें। लेकिन अगर एक कोई शख्स आपको इंट्रोड्यूस करवाए कि ये नेक्स्ट वीक के अंदर इस डेट के ऊपर हम एक स्पीकर को, एक प्रेजेंटर को ला रहे हैं जो आपके सामने इस टॉपिक के ऊपर बात करेगा, तो लोगों के अंदर आपकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। और उसकी रीजन ये है कि आपको किसी ने इंट्रोड्यूस करवाया है ऑडियंस के साथ। सो इफ यू वांट टू बिल्ड योर क्रेडिबिलिटी, कोशिश करें कि जो भी आपकी प्रेजेंटेशन का ऑर्गेनाइजर है उसके थ्रू ऑडियंस को पहले ये कम्युनिकेट होना चाहिए, ये कन्वे हो जाना चाहिए कि ऑडियंस के सामने कौन शख्स है जो आकर बात करने लगा है। एक और चीज, ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन आपके अंदर जो एनर्जी है, जब आप बात कर रहे हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी टोन ऑफ द वॉइस, आपकी क्वालिटी ऑफ द वॉइस, आप कितना बेहतर तरीके से लोगों के साथ एंगेज होकर बात कर रहे हैं, जो आपकी वो एनर्जी होती है, ये एनर्जी भी शो करती है कि आप क्रेडिबल हैं, लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। अगर आप चुप करके लेजी होके खड़े हो जाएंगे, एनर्जी नहीं होगी, तो लोग शायद समझेंगे कि आप जो बात कर रहे हैं वो बात ठीक नहीं है, आपको खुद अपनी बात पे एतमाद नहीं है। सो अगर आपको अपनी बात पे खुद एतमाद होगा, तो देन डेफिनेटली यू विल बी मोर एनर्जाइज्ड व्हेन यू आर स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल। अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर इन टाइम जाएं, टाइमली क्वालिटी इंटरेक्शन करें लोगों से पहले। जब आप वहां पे इन टाइम चले जाते हैं, प्रेजेंटेशन स्टार्ट होने से पहले अगर आप लोगों से मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अपनी प्रेजेंटेशन से पहले अपने टीचर को मिलते हैं और उसको आप बताते हैं कि मेरा नाम ये है, मैं इस क्लास से हूं और आज मेरी प्रेजेंटेशन आपके साथ है, तो डेफिनेटली आपका टीचर जब आपको पहले थोड़ा जानता है, पहचानता है, तो क्रेडिबिलिटी बेहतर होगी। दूसरी चीज़, जब आप अपनी ऑडियंस के अंदर अपने क्लाइंट, अपने स्टूडेंट्स के सामने जाते हैं, फॉर एग्जांपल यू आर अ ट्रेनर, यू आर अ टीचर, यू आर अ पब्लिक स्पीकर, तो अगर आप वहां पे ऑडियंस में सबसे पहले चले जाएं, जहां पे आने वाले कुछ लोगों को आप मिलें, 2 4 5 10 लोगों को हेलो करें, उनसे हैंडशेक करें, बात करें उनके साथ, तो उसका एडवांटेज ये होगा कि लोग आपको पहले से ही कुछ ना कुछ जानना शुरू कर देंगे, तो आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी, लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे। अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर जो आप रिसर्च, फैक्ट्स, डेटा प्रेजेंट करते हैं, अगर वो डेटा और फैक्ट्स जो हैं वो वाकई ट्रूथफुल हैं, वो हकीकत पे मबनी हैं, उसको चेक किया जा सकता है, इसको वेरीफाई किया जा सकता है, तो आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर आपके पास कुछ ऐसे स्टैट्स हैं कि लोग उसको वेरीफाई नहीं कर पाते, तो समझा जाएगा कि शायद आप कोई गलत बात कर रहे हैं। अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर आई थिंक, मे बी, पॉसिबली इस तरह के अल्फाज को कम से कम यूज करें। इट शोज कि आपको खुद उस चीज के ऊपर एतबार नहीं है, आपको खुद उस चीज के ऊपर यकीन नहीं है। ज्यादा अल्फाज यूज करें, जैसे आई नो, मुझे पता है, मैंने जो रिसर्च की है उस रिसर्च के मुताबिक, मैंने जो पढ़ा है उसके मुताबिक। इस तरह की जब आप अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा। ट्रस्ट बढ़ेगा, लोग आपकी बात को गौर से सुनेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज वो है आपका पर्सनल ब्रांड, विच मैटर्स अ लॉट। आपका पर्सनल ब्रांड जितना स्ट्रांग होगा, आपकी ऑनलाइन ऑफलाइन नेटवर्किंग, आप जितना लोग आपको बेहतर तरीके से जानते होंगे, उतनी ही आपकी बात के अंदर क्रेडिबिलिटी या ट्रस्टवर्दी वो ज्यादा होगी। लेट्स टॉक अबाउट द टोनी रॉबिन्स या दूसरे कुछ स्पीकर्स हैं, उसकी अगर हम दुनिया में बात करें, तो लोग चूंकि उनको पहले जानते हैं, उनका एक पर्सनल ब्रांड बन चुका है, तो उनके ऊपर लोगों की ट्रस्ट जो है, लेवल ऑफ ट्रस्ट ज्यादा होगा। सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट इज योर credibility. So here we have talked about what we need to do in the planning phase.
अभी हम बात करेंगे हमारा सेकंड पार्ट जो आज के प्रेजेंटेशन स्किल्स का है, दैट्स अबाउट डिजाइनिंग प्रेजेंटेशन। जब प्रेजेंटेशन आपने डिज़ाइन करनी है तो उस वक्त आपने सबसे पहले डेटा कलेक्ट करना है, इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट करनी है। वो आपको इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? एज अ स्टूडेंट अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी असाइनमेंट से रिलेटेड बनानी है, आप इंटरनेट को रिसर्च करेंगे, आप अपने सीनियर स्टूडेंट्स के साथ बात करेंगे, आप इंडस्ट्री में एक्सपर्ट लोग जो जॉब्स के ऊपर हैं उनसे मिलेंगे, बात करेंगे और डेटा जो है उसको कलेक्ट करेंगे। इसी तरीके से आप अपने अगर ग्रुप बनाया हुआ है 3 लोगों का या 4 लोगों का, तो आप अपने फेलोज के साथ बैठेंगे और आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग मीन्स तमाम लोग जो ग्रुप के अंदर 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, वो अपना अपना आइडिया प्रेजेंट करेंगे। फिर हर शख्स जो है उस आइडिया को एक कसौटी के ऊपर रखेगा, उसको जांच पड़ताल करेगा कि इसके पॉजिटिव्स क्या हैं, इसके नेगेटिव्स क्या हैं, इसमें अच्छाइयाँ क्या हैं, इसमें बुराइयाँ क्या हैं, इसमें क्या पॉसिबल है और इसमें क्या इम्पॉसिबल है। तो प्रॉपर ब्रेनस्टॉर्म करें, राइट। उसके बाद ये कि ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर भरा पड़ा है इंटरनेट, आपके पास बेतहाशा आर्टिकल्स हैं, आपको कई वेबसाइट से इंफॉर्मेशन मिल सकती है, आपको रियल लाइफ के अंदर कोई स्पेसिफिक एग्जांपल्स मिल सकती हैं। तो कोशिश करें कि तमाम ये जो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसको नैरो डाउन करते हुए उसके स्कोप तक लेकर आएं कि जो चीज़ आप रियली प्रेजेंट करना चाहते हैं वही आपके हाथ में होनी चाहिए, बजाय इसके कि आपके पास बहुत ज़्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट थिंग, जब भी आप अपनी प्रेजेंटेशन डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन में थ्रू आउट फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंड उसमें एक लॉजिकल अपील होना ज़रूरी है। अपील मीन्स आस्क, आस्क मीन उसमें आपका मोटिव होना ज़रूरी है कि बाय एंड ऑफ दैट प्रेजेंटेशन आपकी ऑडियंस या आपके जो सुनने वाले हैं या आपकी प्रेजेंटेशन को देखने वाले जो हैं वो उसमें से क्या लेकर उठेंगे और आपको क्या देकर वो यहाँ से जाएंगे। कुछ प्रेजेंटेशन होती हैं जैसे सिर्फ नॉलेज देना ताकि लोग इल्म सीख सकें, कुछ होती हैं जैसे कोई चीज़ सिखाना, कोई चीज़ उसके बाद लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कोई एक्शन लेंगे। जैसे कि मेरी ये आप वीडियो देख रहे हैं तो इस प्रेजेंटेशन के आखिर पे मैं आपसे तवक्को रखता हूँ कि आपके अंदर अच्छी प्रेजेंटेशन स्किल्स जो हैं वो पैदा हो जाए। सो थ्रू आउट द सेशन मैं बार बार इस चीज़ को दोहराऊंगा ताकि वो चीज़ आपके जहन के अंदर आ जाए कि आपने आखिर पे जाते हुए यहाँ से सीखना क्या है या आपने उसके बाद उसको करना क्या है। इसी तरीके से जब आप प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करते हैं तो उसमें आप अपना थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन सेम थीम रखते हैं। आपकी प्रेजेंटेशन की जो कलर स्कीम होती है, प्रेजेंटेशन के अंदर जो आप पिक्चर्स लगाते हैं वो किस नौइयत की पिक्चर्स हैं, वो लाइन ड्रॉज पिक्चर्स हैं, वो ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स हैं, वो कलर्ड फोटोग्राफ्स हैं, वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, वो नेचर से रिलेटेड हैं, वो कोई एनिमल से रिलेटेड है। आप किस तरह की फोटोज उसके अंदर ऐड करते हैं, आप फॉन्ट कौन से यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ शुरू से लेकर आखिर तक रिदम बनाती है। इसी तरीके से पिक्चर प्रेजेंटेशन स्लाइड में कहाँ पे पिक्चर आएगी, किस साइड पे टेक्स्ट लिखा होगा, टेक्स्ट कितना होगा, 1 लाइन्स होंगी, 2 लाइन्स होंगी, 3 लाइन्स होंगी। दिस इज द थीम। ये पूरी थीम में जब आप प्रेजेंटेशन के अंदर मुकम्मल तौर पे आपके साथ चलेगा तो पीपल विल स्टार्ट टू डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब दैट थिंग। लोगों के अंदर वो चीज़ जो है वो जाने लग जाएगी, लोग बार बार आपके उस थीम को और आपके मैसेज को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देंगे। तमाम पॉइंट्स आपकी जो प्रेजेंटेशन के हैं उनको एक सीक्वेंस के अंदर रखें कि पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। आज की इस प्रेजेंटेशन की अगेन आप एग्जांपल अगर लें तो पहले हमने बात की है, अंडरस्टैंड किया प्रेजेंटेशन क्या होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फिर हमने उसकी प्लानिंग फेज को डिस्कस किया, अभी हम जो है वो डिज़ाइनिंग फेज को डिस्कस कर रहे हैं और आखिर पे जाके हम इसके डिलीवरी फेज को डिस्कस करेंगे। तो जब आप सीक्वेंस के अंदर जाते हैं तो आपकी ऑडियंस जो है वो उसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाती है कि बाय एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन उन्होंने पहुंचना कहाँ पर है। When you are designing your presentation, Aristotle का कहना है कि educating the minds without educating the heart is not educating at all. What does it mean? कि अगर आप किसी के सिर्फ दिमाग के अंदर इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं और उसका दिल उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो इट मीन्स कि उसकी वो इंफॉर्मेशन जो है वो सिर्फ एक कान से सुनेगा, दूसरे से निकाल देगा। सो
ट्राई टू मेक योर प्रेजेंटेशन कि जो कि इमोशंस को भी इक्वली टच करे जितनी ही वो आप उसकी लॉजिकल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. सो यूज इमोशंस. लोग आपके इमोशंस को जब अंडरस्टैंड करेंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपका आई कांटेक्ट कैसा है लोगों के साथ, जब आप बात करते हैं तो आप अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, कभी यहाँ पे खड़े होके कर रहे हैं, कभी यहाँ पे, कभी अपनी ऑडियंस के पास जाकर, कभी आपकी आवाज़ ऊंची हो रही है जिससे आप एक्साइटमेंट शो करते हैं, कभी सैडनेस को शो करने के लिए आपकी आवाज़ थोड़ी सी डाउन होती है. तो ये जो आवाज़ का वॉल्यूम का अप एंड डाउन है, ये हैं आपके इमोशंस. तो जब आपको मैं टीच कर रहा हूं विद इमोशंस एज वेल एज विद फैक्ट्स, तो आप इसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे. ऑलवेज स्पीक पॉजिटिवली. अपनी प्रेजेंटेशंस के अंदर पॉजिटिविटी जो है उसको रखें. हो सकता है कि आपके सामने बैठे हुए लोग आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन करें विच यू फील कि वो क्वेश्चन आपको डिस्टर्ब करने वाला है. उसको या तो अवॉइड करें या उसको कहें कि वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर, बट अपने अंदर से पॉजिटिविटी जो है उसको हमेशा निकालें और थ्रू आउट द सेशन अपनी एनर्जी जो है, पॉजिटिविटी जो है, चेहरे पे मुस्कुराहट, आई कांटेक्ट, एक्साइटमेंट, ये थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन आपने शो करनी है सो दैट पीपल विल फील इट. द नेक्स्ट थिंग इज, अब आपके पास वो जो सारी इंफॉर्मेशन आ गई है उसको आपने ऑर्गेनाइज करना है अपने कंटेंट को अपनी उस प्रेजेंटेशन के ऊपर. एक के बाद दूसरा पीस दूसरे के बाद तीसरा पीस आपने लगाना है. एंड यू हैव टू पुट इट इन दिस वे कि ये यादगार बन जाए, ये मेमोरेबल हो. जैसे हमने पीछे बात की कि अगर आप उसको सीक्वेंस में रखेंगे कि पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, तो उससे क्या है कि लोगों को याद रखने के अंदर आसानी होगी. अगर आप हर चीज को डिफाइन करने के लिए 3 पॉइंट्स रखें कि पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, पीपल विल रिमेंबर इट इजीली एज कंपेयर टू कि अगर आपको बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट आप उनको दे देते हैं किसी भी चीज को याद करने की. प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. हम डिलीवरी फेज के अंदर इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन जब आप डिजाइन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंटेशन कहां से शुरू होनी है. इट शुड स्टार्ट विद अ बैंग. एक बड़ी बात के साथ शुरू होनी चाहिए, एक एक्साइटमेंट के साथ शुरू होनी चाहिए. दिस इज द हुक. लोगों की अटेंशन को कैच करने के लिए शुरू के ही अगर आप 6, 7, 8 सेकंड्स के अंदर कैच कर लेते हैं उनकी अटेंशन, तो आपकी ऑडियंस आपको थ्रू आउट सुनेगी, देखेगी. अगर आप पहले ही मौके के ऊपर 10 सेकंड में, 15 सेकंड्स के अंदर आप उनकी अटेंशन ग्रैब नहीं कर पाते, तो पीपल विल स्टार्ट टू गेट बोर्ड. लोग बोर हो जाएंगे आपकी प्रेजेंटेशन से. कैसे लोगों की अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं? तो प्रेपरेशन फेज के अंदर, डिजाइनिंग फेज के अंदर ही आप अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने के लिए कोई स्टोरी बिल्ड करें. कोई स्टोरी कहीं से सुन के उसको अपने पास आप लिख लें. कोई फैक्ट्स, कोई स्टैटिस्टिक्स, कोई नंबर्स, कोई ऐसी चीज हो कि जो जैसे ही आपने प्रेजेंटेशन स्टार्ट करनी है वो आप लोगों के सामने रखें. जैसे कि आज की प्रेजेंटेशन आप में से शायद कई लोगों को याद होगा अभी तक कि मैंने स्टार्ट यहां से की थी कि 70% लोगों का मानना है एक रिसर्च के मुताबिक कि प्रेजेंटेशन स्किल्स करियर में कामयाब होने के लिए बहुत ही वाइटल हैं. इसका मतलब है कि ये चीज ने शुरू से ही आपकी अटेंशन जो है इसको ग्रैब कर लिया. देन यू थॉट ओके, नाउ इज द टाइम आई शुड लिसन मोर एंड मोर. अब प्रेजेंटेशन को आपने जब किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर डिजाइन करते हैं, चाहे वो आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के ऊपर करें, चाहे आप गूगल स्लाइड्स के ऊपर करें, चाहे आप इसको की नोट के अंदर एप्पल के कंप्यूटर के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर करें, तो देयर शुड बी अ सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर आपने इसको डिजाइन करना है. अब डिजाइन करने से पहले सबसे पहले अपनी प्रेजेंटेशन को आप स्केच करें. स्केच का मतलब है मेक अ सीक्वेंस. आपका इंट्रोडक्शन या ओपनिंग कैसी होनी चाहिए, मेन बॉडी कैसी होनी चाहिए और क्लोजिंग कैसे होनी चाहिए, और आपका फोकस ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा किस पार्ट के ऊपर होना चाहिए. क्या इंट्रोडक्शन को आप ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहते हैं, क्या आप उसके मेन बॉडी जो है उसको ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहते हैं, या बाय एंड ऑफ जो उसका क्लोजिंग है उसके ऊपर आप ज्यादा टाइम लगाना चाहते हैं ताकि लोग उसमें जो कुछ मैसेज लेकर उठें. कितनी स्लाइड्स आपने बनानी है, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइम. नॉर्मली एक स्लाइड को प्रेजेंट करने के लिए आपको 5 से 6 मिनट्स चाहिए होते हैं.
فار ایگزامپل آپ کو اگر ٹوٹل ٹائم ہی 15 منٹ کا دیا گیا ہے اور آپ وہاں پہ 25 سلائڈز بنا کر لے کر چلے جائیں تو آف کورس آپ اپنی سلائڈز کو کمپلیٹ نہیں کر پائیں گے. سو یو شوڈ کیپ ان مائنڈ کہ اگر آپ فاسٹ بھی کریں گے تو شاید آپ 3 سے 4 منٹ میں ایک سلائڈ کر لیں گے. 15 کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ 6 سلائڈز ہونی چاہیے, اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. سو ڈپینڈنگ اپون دا ٹائم آپ کے پاس کتنی سلائڈز ہوں گی اور پھر آپ کا جو جتنا کانٹینٹ ہے, جو انفارمیشن ہے, اس کو ان سلائڈز کے اندر آپ نے پلیس کرنا ہے. یوز آلویز کنسسٹنٹ تھیم. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک سلائڈ پہ کلر اور فونٹ اور کا ہو, دوسری پہ دوسری طرح کا ہو, تیسری پہ کوئی اور ہو جائے, چوتھی پہ اور ہو جائے. تھرو آؤٹ دا پریزنٹیشن تھیم جو ہے وہ آپ کا کنسسٹنٹ رہنا چاہیے. کلرز کنسسٹنٹ رہنے چاہیے. ٹائپ آف پکچرز جو ہیں, ٹائپ آف چارٹ یا گراف جو بھی آپ لگا رہے ہیں, دیٹ شوڈ بی کنسسٹنٹ. ٹائٹل اوپر دیں, ہمیشہ اپنی پریزنٹیشن کے ٹاپ کے اوپر آپ کا ٹائٹل ہونا چاہیے. اور ٹائٹل کوئی لمبی کوئی داستان نہیں ہونی چاہیے جو 2 لائنوں کا ٹائٹل ہے جی. وہ زیادہ سے زیادہ 4 لفظوں کا, 4 ورڈز, 5 ورڈز, 6 ورڈز, تاکہ ایک ہی لائن کے اندر تھوڑا سا بڑے سائز کے اندر وہ آ جائے. جب آپ کمپلیٹ کر چکے ہوں اپنی پریزنٹیشن کو ڈیزائن کرنا, تو دین ٹیک اٹ ٹو یور فرینڈ, اپنے کولیگز, اپنے فیملی ممبر, کسی تیسرے شخص کے پاس بیٹھیں اور اس کو کہیں کہ ہیو اے لک آن دس. اس کو دیکھ کے بتائیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے, آپ کا فیڈ بیک کیا ہے. اگر آپ 2-3 لوگوں کا اس کے اوپر فیڈ بیک لیں گے, 2-3 ڈفرینٹ مائنڈز اس کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھیں گے, تو آپ کو بتا سکیں گے کہ اس میں کون سی پرابلمز ہیں, کس ایریا کو آپ کو امپروو کرنا ہے, کس ایریا میں آپ زیادہ بہتر ہیں. سو get a feedback of your colleagues, which is very, very much important. So this was all about how you can design your presentation. جب ڈیٹا آپ کے پاس آ گیا تو اب ڈیزائننگ کا فیز یہاں پہ ہمارا کمپلیٹ ہوا. میں آپ کو سمرائز کر دیتا ہوں کہ آپ اس کو مائکروسافٹ پاور پوائنٹ, ایپل کی نوٹ, گوگل سلائڈز یا پریزی کے اوپر اپنی سلائڈز کو کریٹ کر سکتے ہیں. ابھی ہم شروع کرنے لگے اپنا تھرڈ پارٹ, اور تھرڈ پارٹ ہے کہ جو آپ نے محنت کر کے ڈیٹا کلیکٹ کیا, پلاننگ کی, پریزنٹیشن کو آپ نے ڈیزائن کیا, اس کی سلائڈز آپ نے بنائیں, ناؤ از دا بگ ڈے. اس بڑے دن کی تیاری آپ نے کیسے کرنی ہے, ڈیلیورنگ دا پریزنٹیشن, جو آج کا ہمارا تیسرا اور بہت ہی امپورٹنٹ حصہ ہے آج کے ہمارے لیکچر کا, وہ ہے ہاؤ ٹو ڈیلیور دا پریزنٹیشن. اٹس اے ویری فیمس سینگ کہ پریکٹس میکس پرفیکٹ. جتنی آپ ریہرسل کریں گے, پریکٹس کریں گے, بار بار کر کے دیکھیں گے, اتنا ہی اس چیز کے اندر آپ زیادہ شارپ ہوں گے, زیادہ کانفیڈنٹ ہوں گے, زیادہ آپ کا اعتماد بنے گا. وہ چیزیں آپ کی فنگر ٹپس کے اوپر آ جائیں گی, اور اس کو پریزنٹ کرتے ہوئے آپ کی باڈی, آپ کے فیشل ایکسپریشن, آپ کے ہاتھ, آپ کی پورے کا پورا اس انرجی کے اندر وہ سارا ایک الائنڈ ہوگا پورا سیٹ اپ. رادر کہ آپ بات کچھ کر رہے ہوں, آپ کا چہرہ کہیں اور لٹکا ہو, آپ کے ہاتھ کہیں پہ اور ہوں. سو پریکٹس از ویری ویری مچ امپورٹنٹ. سو ڈو ایز مچ پریکٹس ایز یو کین. جب آپ نے اپنی پریزنٹیشن ڈیزائن کر لی ہے, وہ فارملی بھی آپ پریزنٹیشن پریکٹس کر سکتے ہیں کہ آپ 4 دوستوں کے سامنے, کولیگز کے سامنے بیٹھ کے اپنے آپ کو سمجھیں, اپنے آپ کو امیجن کریں آپ کہ آپ پریزنٹیشن دے رہے ہیں, یا آپ اکیلے اپنے کمرے میں اپنے موبائل فون کے سامنے اس کا کیمرہ آن کر کے مرر کے سامنے کھڑے ہو کے بھی آپ اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں. بٹ پریکٹس از ویری مچ امپورٹنٹ, یہ آپ نے ضرور کرنی ہے. اینڈ دین جب آپ پریکٹس کر رہے ہوں تو کیپ اٹ ان مائنڈ کہ آپ اپنی پورے اس ہال, اس آڈینس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. ایکچوئل اپنے آپ کو امیجن کریں کہ آپ ایکچولی ان لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے پریزنٹیشن دے رہے ہیں. پھر اپنے ذہن کے اندر جیسے جیسے آپ آگے چلتے جائیں, اس فلو کے اندر آپ رہیں کہ یو آر ان فرنٹ آف یور آڈینس. اس سے یہ کہ وہ آڈینس کا فیئر جو ہے وہ آپ کے دل سے, آپ کے دماغ سے وہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگ جائے گا. کوشش کریں اگر آپ کو چانس ملے, لیٹس سے کہ اگر آپ نے اپنے آفس کے اندر پریزنٹیشن اپنے باس کو دینی ہے, تو کوئی ٹریننگ روم ہوگا,
اس میں آپ نے پریزنٹیشن دینی ہے تو ٹرائی ٹو یوز دیٹ ٹریننگ روم. اس سے یہ کہ آپ آلریڈی اس انوائرمنٹ سے واقف ہو چکے ہوں گے. کالج یونیورسٹی کے اندر جو پریزنٹیشن دینی ہے تو وہ بھی جس ہال جس روم کے اندر دینی ہے کوشش کریں کہ وہاں پہ جا کے بیٹھ کے کھڑے ہو کے وہاں پہ آپ پریکٹس کریں تاکہ آپ اس ارد گرد کی سراؤنڈنگ جو ہے اس سے فیملیئر ہو جائیں, اس سے آپ واقف ہو جائیں. اگر پاسبل ہو, اگین آئی ایم سیئنگ ریکارڈ یور سیلف آن یور موبائل فون ان اے کیمرا اور پھر اس کو اپنے آپ کو دیکھیں, اور جب آپ دیکھیں تو ڈیفینیٹلی اس میں پھر آپ کو امپروومنٹ کے چانسز نظر آئیں گے. گو بیک, امپروو یور پریزنٹیشن سلائیڈز, اور اپنی جو باڈی لینگویج ہے یا اپنی پریزنٹیشن جو ڈیلیوری ہے اس کو آپ کیسے امپروو کر سکتے ہیں اس کو دیکھیں. اس کے ساتھ ساتھ جب آپ پریکٹس کرتے ہیں تو آپ کو ایکچوئل ٹائم کا پتہ لگتا ہے کہ فل فلیج انہی کپڑوں کے اندر جس میں آپ پریزنٹیشن دینا چاہتے ہیں کلاک کے اوپر ٹائم سیٹ کر کے کہ 15 منٹ 20 منٹ 25 منٹ کے کتنے منٹ کی پریزنٹیشن کا ٹائم ہے, اس حساب سے جب آپ پریکٹس کریں گے تو دین آپ کو ایکچوئل ٹائم کا بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ میری پریزنٹیشن جو ہے یہ سلائیڈز اتنی ہیں, یہ تو اتنا ٹائم لے رہی ہے, تو کیا یہ میں ٹھیک کر رہا ہوں یا مجھے اس کو کہیں پہ کٹ شارٹ کرنا ہے. سو اس کے اکارڈنگ آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ایک امپورٹنٹ چیز, ہمیشہ اپنی پریزنٹیشن کے آخر پہ 5 سے 10 منٹ کوسچنز اینڈ آنسر کا سیشن جو ہے اس کے لیے ضرور بچا کے رکھیں. اگر آپ کو 30 منٹ دیے گئے ہیں پریزنٹیشن کے لیے تو پورے 29 منٹ اینڈ 59 سیکنڈز کے اوپر مت ختم کریں, کوشش کریں کہ آپ اس کو 20 منٹ کے اوپر ختم کریں so that 10 minutes your audience will have to ask you questions. Presentation سے related another very important question, اور وہ ہے کہ during the presentation یا presentation سے پہلے اپنے جو nerves ہیں اس کو کیسے calm down کیا جائے, انزائٹی یا سٹریس جو ہوتی ہے اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے. لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ, دنیا کے اندر بڑے بڑے اسپیکرز, بڑے بڑے پریزنٹرز, بڑے بڑے اینکرز, بڑے بڑے اسپورٹس پرسنالٹیز, بڑے بڑے فلم ٹی وی ایکٹرز, وہ بھی جب سٹیج کے اوپر جاتے ہیں یا اپنی پرفارمنس کے لیے گراؤنڈ کے اندر جاتے ہیں, کھیلنے کے لیے جاتے ہیں, تو ان کو بھی انزائٹی ہوتی ہے, ان کو بھی سٹریس ہوتی ہے. دس اسٹریس از ناٹ بیڈ, یہ بری سٹریس نہیں ہے, اس کو کہا جاتا ہے پرفارمنس انزائٹی. یعنی کہ آپ کانشیس ہیں کہ میری پرفارمنس اچھی ہونی چاہیے, ان اے وے اٹ اے گڈ تھنگ, لیکن اس کو ایک لمٹ سے زیادہ اپنے اوپر آپ نے طاری نہیں کرنا. سو اٹس اے نارمل تھنگ. اگر آپ کو بھی کبھی انزائٹی ہوتی ہے تو کیپ اٹ ان مائنڈ, یہ تمام لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے, دس از سم تھنگ نارمل, بٹ یو شوڈ لرن ہاؤ ٹو ٹیک کیئر آف اٹ. آپ نے سیکھنا ہے کہ اس سے آپ نکل کیسے سکیں. اس کا بیسٹ طریقہ ہے اسٹیج کے اوپر جانے سے پہلے, پریزنٹیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے, بیہائنڈ دا کرٹن, پیچھے ہٹ کے جہاں پہ کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا, تو تھوڑا سا اپنے آپ کو کول ڈاؤن, ریلیکس کرنے کی کوشش کریں. اور وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اسٹینڈ اپ ان اے نیچرل, اپنے ہاتھ جو ہیں وہ ایسے رکھ کے اپنے ہپس کے اوپر, اینڈ بریتھ. 5 بار بریدنگ اندر, 5 بار بریدنگ باہر, اور جب بھی آپ بریدھ انہیل کریں یا ایکزیل کریں 5 تک کاؤنٹ کریں. فار ایگزامپل 1 2 3 4 5. اس طرح سے جب آپ 5 بار سانس آنکھیں بند کر کے لیں گے, بلڈ کے اندر آپ کی آکسیجن کی سرکولیشن زیادہ ہوگی, تو آپ کے جو نروز ہوں گے وہ کام ڈاؤن ہو جائیں گے, آپ ریلیکس ہو جائیں گے. سو دس از اے ویری مچ امپورٹنٹ تھنگ. اسپورٹس کوچز جو ہوتے ہیں وہ تمام پلیئرز کو, چونکہ انہوں نے گراؤنڈ میں جا کے کھیلنا ہے, وہاں پہ ہزاروں لوگ بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں, شاؤٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کے کوچز ان کو ایسے رومز کے اندر, کمروں میں جا کے آرٹیفیشل اس شاؤٹنگ اور سینیریو جو ساؤنڈز کا ہوتا ہے, اسکریمنگ ساؤنڈز جو ہوتی ہیں, اس کے اندر ان کو پریکٹس کرواتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آن دا ڈے آف دا میچ, آن دا ڈے آف دا گیم, وہ لوگ اس ساؤنڈ سے آلریڈی فیملیئر ہوتے ہیں. سو دیٹس اے ویری مچ امپورٹنٹ تھنگ. اس روم کے اندر آن دا ڈے آف پریزنٹیشن اگر آپ جلدی چلے جائیں گے, آڈینس سے بات کریں گے, تو اس کا فائدہ ہوگا کہ یو ول ڈیفینیٹلی بی ایبل ٹو کام ڈاؤن یور نروس. ایک اور امپورٹنٹ چیز, آپ کے لیپ ٹاپ, آپ کے جس USB ڈرائیو میں آپ پریزنٹیشن لے کر جا رہے ہوتے ہیں,
समटाइम जब वो फेल हो जाती है, वो काम नहीं करती है, तो आपको और स्ट्रेस या एंजाइटी हो जाती है। उसके लिए हमेशा 2-3 अल्टरनेटिव रखें कि आपने अपने ईमेल में भी उस प्रेजेंटेशन को ईमेल कर दें, यूएसबी ड्राइव में भी लेकर जाएं और अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क जो है उसके ऊपर भी सेव कर दें कि अगर एक नहीं तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी जगह से आप उसको ले सकते हैं। अगर आपका कंप्यूटर काम नहीं करेगा तो आप किसी दूसरे कंप्यूटर के ऊपर उस प्रेजेंटेशन को ओपन कर सकते हैं, बिकॉज आपने ऑलरेडी ईमेल की हुई है अपने आप को ही, तो वहाँ से आप, तो जब आपके पास एक बैकअप होता है वो भी आपको रिलैक्स करता है। एक इम्पॉर्टेंट टिप जाने से पहले वो तमाम लोगों को मैं रिकमेंड करता हूँ कि ट्राई टू ड्रिंक प्लेन वाटर रूम टेम्परेचर के ऊपर, थोड़ा सा पानी पिएं, या पॉसिबली अगर बेस्ट चीज़ है कि आप हर्बल टी मीन्स ग्रीन टी जो होती है वो आप पी लें। उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि वो आपके गले को स्मूथ कर देती है। इसके साथ साथ एक और चीज़, जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हों तो थिंक योर सेल्फ दैट यू आर अ हेल्पर। आप एक फैसिलिटेटर हैं, आप उन लोगों को हेल्प कर रहे हैं। आपके पास वो तमाम चीज़ें हैं, वो नॉलेज है, वो इंफॉर्मेशन है जिससे आप उनको हेल्प करते हैं। जस्ट थिंक अबाउट पेरेंट्स। समटाइम अगर घर में बच्चे छोटे भी हों और बड़े भी पेरेंट्स मौजूद हों और घर में कोई एक ऐसा वाकया होता है या कोई आवाज़ आती है तो सभी लोग उससे खौफजदा होते हैं। बच्चे अपने वालिदैन की तरफ देख रहे होते हैं बिकॉज दे एक्सपेक्ट दे आर गोइंग टू हेल्प देम आउट। तो पेरेंट्स जितना भी स्ट्रेस्ड हों वो बच्चों के सामने अपने आप को रिलैक्स रखने की कोशिश करते हैं। सो सेम इज द थिंग व्हेन यू गो इन फ्रंट ऑफ योर ऑडियंस, प्रेजेंटेशन देने से पहले अपने आप को ये सोचें और अपने आप को अपने जहन में ये चीज़ डालें दैट यू आर गोइंग टू बी अ फैसिलिटेटर। आप लोगों को हेल्प करने लगें, इससे भी आपकी स्ट्रेस कम होगी, आपके नर्व्स जो हैं वो काम डाउन होंगे। एक और चीज़ है when you're delivering your presentation कि उस स्पेस को आप कैसे यूज करते हैं। जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके हाथ बिल्कुल थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन ऐसे बंधे हुए नहीं होने चाहिए, पीछे नहीं बंधे होने चाहिए, या ऐसे बंधे हुए नहीं होने चाहिए। जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि वो जो स्पेस जहां पे आप खड़े हैं उसको आपने स्मार्टली और सेंसिबली यूज करना है। एक ही जगह पे नहीं खड़े रहना, आप राइट पे जाएं, आप लेफ्ट के ऊपर जाएं, आप सामने अपनी ऑडियंस के करीब जाएं, आप थोड़ा सा पीछे हटें। दिस इज कॉल्ड स्पीकर ट्रायंगल। यहाँ 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 फिर यहाँ फिर यहाँ। सो उस स्पेस को बेहतर तरीके से आप यूज करें। जब आप यूज करते हैं थोड़ा वॉक करके, इट शोज यू आर कॉन्फिडेंट। आपकी जो ऑडियंस है उसका आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ जाता है। अपने हैंड्स, अपने शोल्डर्स, अपना आई कांटेक्ट, इसको मेंटेन रखें। बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने शुरू के अंदर डिस्कस किया है कि 55% आपकी प्रेजेंटेशन की कामयाबी में आपकी नॉन वर्बल लैंग्वेज, जिसको बॉडी लैंग्वेज कहा जाता है, ये कारआमद है। आपने अपने आप को रिलैक्स रखना है, अपने हाथों को कैसे मूव करना है, अपने शोल्डर्स को कैसे आपने स्ट्रेट ऐसे सामने रखना है, उसको नीचे झुकाना नहीं है। आई कांटेक्ट अपनी ऑडियंस के साथ आपने मेंटेन करना है। अगर आपको चेयर के ऊपर बैठ के प्रेजेंटेशन देना हो तो सिट ऑन द एज ऑफ द चेयर। चेयर में बिल्कुल पीछे होकर मत बैठें, ना ही बिल्कुल आप आगे होकर झुकें, बल्कि चेयर के एज के ऊपर, ताकि आपकी जो कमर है वो बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे होनी चाहिए। राइट? आपकी कमर बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए जब आप बैठ के बात कर रहे हों। अगर आपके पास पोडियम हो तो पोडियम के सामने आप खड़े होके, रोस्ट्रम है, पोडियम है, उसके सामने अगर आपने खड़े होकर प्रेजेंटेशन देनी है तो आपको ऑल दीज थिंग्स यू कैन अंडरस्टैंड जब आपको पहले पता होगा कि आपने कहाँ पे प्रेजेंटेशन देनी है, उस रूम के अंदर कितनी स्पेस है, कैसे आपने प्रेजेंटेशन देनी है। सो व्हेन यू आर डिजाइनिंग, व्हेन यू आर प्लानिंग, तो रूम को जरूर अपने जहन के अंदर रखें। हैंड मूवमेंट, जैसे कि किसी चीज को अगर आपने शो करना है लार्ज, तो बड़ा अपने हाथों के साथ लार्ज का साइन बनाएं। छोटे के लिए छोटे की, राइट, अप डाउन, ये अगर आप अपने हैंड्स को मूवमेंट को यूज करें अपनी प्रेजेंटेशन के मुताबिक तो उसका बेहतर इंप्रेशन पड़ेगा। आपकी ऑडियंस आसानी से
उस चीज़ को समझ सकती है और आपकी ऑडियंस फिर उस चीज़ को इट विल हेल्प देम टू रिमेंबर। कुछ लोग प्रेजेंटेशन के अंदर अपने साथ नोट्स लेकर जाते हैं। इट्स गुड, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप ऑफ कोर्स तमाम चीज़ें खुद से मेमोराइज नहीं कर सकते, याद नहीं कर सकते। इट्स गुड टू कीप नोट्स विद यू, बट कीप इट इन माइंड कि आपके नोट्स जो हैं ये आपको डिस्ट्रैक्ट ना करें। ऐसा नहीं कि आप लोगों के सामने खड़े होकर नोट्स पढ़ रहे हैं और फिर आप उनको बताएं और फिर आप पढ़ना शुरू कर दें। नोट्स इस अंदाज में होने चाहिए कि आपके सामने पड़े हों कि अगर आपको यहाँ से यहाँ आते हुए एक नज़र उसके ऊपर डालनी पड़े तो आप इतना क्विकली डालें कि आपकी ऑडियंस जो है वो उसको फील ना कर सके। ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन डिलीवरी एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका आई कॉन्टैक्ट। इट डिपेंड्स अपॉन कल्चर टू कल्चर। सिंपली कुछ कंट्रीज के अंदर, कुछ कल्चर्स के अंदर जब आप प्रेजेंटेशन देखते हैं तो आप आंखों में आंखें डाल के एक आई कांटेक्ट मैच करके बात करते हैं। कुछ जगहों के ऊपर आई कांटेक्ट देखा जाए तो उसको घूरना तस्वर करते हैं या उसको बुरा तस्वर किया जाता है। सो आई विल लीव इट ऑन यू कि आप किस कंट्री से हैं या आपका कल्चर वहां पे क्या है। बेस्ट थिंग इज मेंटेन योर आई कांटेक्ट एटलीस्ट फॉर 3 सेकेंड्स। 3 सेकेंड्स का आई कांटेक्ट जो है उसको एक अच्छा, बेहतर और स्ट्रेटजिक आई कांटेक्ट कहा जाता है, ताकि आप जिस शख्स को देखें 3 सेकेंड्स के अंदर उसके बाद अपनी आंख लेकर या अपनी नज़र को इधर से उधर चले जाएं। उससे ना तो आप ऐसा लगेगा कि आप उसको घूर रहे हैं, ना ही ऐसा लगेगा कि आप उसको बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। सो प्रॉपर आई कांटेक्ट मैच करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहा जाता है कि इतनी देर आप अपने दूसरे की आंखों में देखें, अपना आई कांटेक्ट मैच करें, दैट यू कैन रिकग्नाइज व्हाट इज द कलर ऑफ दैट पर्सन्स आईज। उसकी आंखों का कलर आपको पता लग जाए। इससे क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। आई कांटेक्ट मैच करने से आपने लाइफ में देखा होगा कि जब भी कोई गलत बात करता है, कोई झूठ बोलता है, तो वो आंखें चुराता है। आई कांटेक्ट मैच करने वाले का मतलब है कि दिस पर्सन इज ट्रुथफुल, ये सच बोल रहा है, ये ठीक बात कर रहा है, ये कंफर्टेबल है, राइट, ये कॉन्फिडेंट है और इसके ऊपर हमें इत्माद करना चाहिए, इसकी बात को सुनना चाहिए। ऐसे ही तो नहीं कहा जाता, एक बड़ी खूबसूरत सी बात है कि आईज आर विंडोज ऑफ सोल। आंखें जो हैं ये रूह का एक रास्ता है। आंखों के जरिए आप किसी की रूह को देख सकते हैं। ओपनिंग जब भी आप स्टार्ट करें उसको आप स्टार्ट करें किसी स्टोरी के साथ, किसी कोटेशन के साथ या कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। इसका एक अच्छा इंप्रेशन होता है कि लोग उसको याद रखेंगे और लोग इमीडिएटली आपकी तरफ अटेंटिव हो जाएंगे, लोग आपकी बात को सुनना शुरू कर देंगे। फिर ये कि जब आप स्टार्ट करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन तो थ्रू आउट द ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन टिल क्लोजिंग, आखिर तक आपने अपना एनर्जी लेवल जो है उसको मेंटेन रखना है। कई प्रेजेंटर शुरू के अंदर तो बड़े एक्साइटेड आते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो लेजी, ढीले होने शुरू हो जाते हैं और आखिर पे जाते हैं वो बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हैं और थके हुए हैं। सो यू नीड टू मेंटेन द एनर्जी लेवल। ये डिलीवरी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एंड दैट्स हैंडलिंग द क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ पीपल। लोग आपसे सवाल पूछेंगे, अदरवाइज आप खुद उनको कह सकते हैं कि जी अगर कोई आपका सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर ऑफ टॉपिक कोई क्वेश्चन हो जो उस टॉपिक से रिलेटेड नहीं, तो आप उनको कह सकते हैं कि आई विल आंसर योर क्वेश्चन आफ्टर द सेशन। अगर एक ही क्वेश्चन के अंदर कुछ लोग दो दो तीन तीन क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो आप उसके किसी एक पार्ट को आंसर कर सकते हैं ताकि दूसरे लोगों को भी प्रॉपर टाइम मिले। जब आप क्वेश्चन सुने तो उसको रिपीट करें कि आपने ये क्वेश्चन पूछा है, और जब आप आंसर दे लें तो आपको कहें कि आर यू सेटिस्फाइड, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया। नेवर गेट हाईजैक्ड। आप देखेंगे प्रेजेंटेशन के अंदर कुछ ऐसे लोग होंगे वो कॉन्टिन्यूसली बोलते जाएंगे और आपकी पूरी प्रेजेंटेशन को, आपकी बात को हाईजैक कर लेंगे। जब भी कोई ऐसी ऑडियंस आपके सामने हो तो आप उनको कह सकते हैं सॉफ्टली एंड जेंटली, थैंक यू वेरी मच, आई एम श्योर कि आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है और आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, कैन वी डिस्कस आफ्टर द सेशन। तो अभी ये कि हम अपने सेशन को टाइमली कंप्लीट कर लें।
थैंक यू सो मच। आज के सेशन को आपने कंप्लीटली देखा है। आई विल गिव यू फाइनल फ्यू टिप्स। व्हेन यू आर मेकिंग योर प्रेजेंटेशन, चेकलिस्ट बनाएं कि कौन कौन सी चीज़ें आपने करनी है। अगर आप एक अच्छे प्रेजेंटर बनना चाहते हैं तो जब भी आपको प्रेजेंटेशन देने का कोई चांस मिले उसको ज़रूर अवेल करें। प्रेजेंटेशन डिज़ाइन कैसे करते हैं, सॉफ्टवेयर्स को अगर आप अच्छे तरीके से सीख लें तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाएगा। हर बार प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करने के लिए कोई एक थीम अपने पास आप रख लें कि जब भी प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करनी है तो उस थीम को साथ लेके उस कलर स्कीम को ही चलना है। उससे ये कि बार बार आपको वो चीज़ री इन्वेंट नहीं करनी पड़ेगी। Practice delivery as much as you can because that's going to make you master, that's going to make you perfect in your presentation delivery. Start planning. अगले 6 महीने में, अगले 3 महीने में आपके आसपास कौन से वो चांसेस आएंगे कि जहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन देना पड़ सकती है। अपने आप को ज़हनी तौर पे आज से ही तैयार करना शुरू कर दें। It will make you more prepared and less stressed. Thank you very much for watching this. I hope आज के सेशन से आपने कुछ सीखा होगा and it will be helpful for your career. आप अभी तक देख रहे हैं? Great. Thank you so much कि आज का पूरा सेशन आपने अटेंड किया and still you are watching. I have a good news for you. If you need my help to write your professional CV, अपना LinkedIn का प्रोफाइल क्रिएट आप करना चाहते हैं या आपको करियर से रिलेटेड, जॉब और एजुकेशन से रिलेटेड एडवाइस चाहिए या आप किसी भी सॉफ्ट स्किल्स के टॉपिक के ऊपर आपको 1-to-1 डिटेल्ड ट्रेनिंग चाहिए, फील फ्री गेट इन टच विद मी। यू कैन सेंड मी फेसबुक मैसेज या नीचे जो आपको ईमेल आईडी लिखा नजर आ रहा है इसके ऊपर आप ईमेल कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू टुवर्ड्स सक्सेस इन योर करियर। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।